नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मकर संक्रांति पर्व पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु भोर से ही कतार में लग गए। मंदिर के कपाट खुलते ही गुरु गोरखनाथ जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भोर से ही शुरू हुई कतार देखकर देर शाम तक ये स्थिति बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा और अर्चना की। इसके बाद मंदिर की तरफ से देश के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना को लेकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद नेपाल राज परिवार की तरफ से नेपाल राष्ट्र की कामना और कल्याण को लेकर श्रीनाथ जी को खिचड़ी अर्पित की गई। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है, जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना, यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालु जनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई सोमवार को मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में रामलला के द्वार पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरयू में स्नान किया और भगवान को आस्था का प्रतीक बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने घाटी नेताओं अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब राम मंदिर के बाहर पार्टी का झंडा छीनने की कोशिश की गई। बता दें कि कुछ लोगों को अयोध्या राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा छीनते तोड़ते देखा गया। साथ ही इस मामले पर अयोध्या कांग्रेस महिला प्रभारी रेणु राय ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीन लिया और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। राम मंदिर सभी का है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों के बीच बीएसपी चीफ मायावती को लोकसभा इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। मायावती ने अपने 68वें जन्मदिवस पर कहा कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ेगी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में तैयारी कर रही कांग्रेस और सपा की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। वहीं मायावती 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उसका कारण इन कारणों से पता चलता है। बीएसपी 67, एसपी 109, कांग्रेस से गठबंधन में बीएसपी 66, कांग्रेस 33। 1996 में किया था गठबंधन। इसके अलावा 2002 की बात करें तो बीएसपी अकेले लड़ी और 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2007 की बात करें तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी और बीएसपी को 206 सीटें मिली थी। 2014 की बात करें तो बीएसपी अकेले लड़ी, लेकिन यहां पर नतीजा सिफर रहा। इसके अलावा 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बीएसपी को 10 सीटें मिली। 2022 में बीएसपी अकेले लड़ी और बीएसपी को 1 सीट मिली। 1993 में
सपा के साथ गठबंधन था, जहां पर बीएसपी को 67 और समाजवादी पार्टी को 109 सीटें। कांग्रेस से गठबंधन में बीएसपी को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें। तो बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले 16 जनवरी मंगलवार से ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर पहुंच जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को राम मंदिर समारोह के पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रामलला की प्रक्रिया के बारे में बताया कि मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की खड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। ये 5 साल के बालक की तरह दिखाई देती है। मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज की श्यामल मूर्ति का चयन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अब ये तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज, ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार मतलब भेंट लेकर आया। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज के उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। एक साधु बैलगाड़ियों पर घी लेकर आए अपनी गौशाला का जोधपुर से। ये निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। 20 जनवरी, 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि चंपत राय ने क्या कुछ कहा है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। इससे पहले प्रतिमा को जलवास, अन्नवास, शय्यावास, औषधिवास, फलवास पूजा होगी। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। कर्नाटक के अरुण योगीराज ने बनाई है प्रतिमा। गर्भगृह में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा रामलला की प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलो है। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद हैं, इस बात की जानकारी भी दी। भारत की सभी नदियों के जल से प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा। पूजा के समय सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे। राम मंदिर में रात में सोने की तरह राम मंदिर चमकता हुआ नजर आएगा। भारत की सभी नदियों से जल से प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। पूजा के समय सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे। राम मंदिर रात में सोने की तरह चमकेगा। भक्तों को स्क्रीनिंग एक्सरे मशीन से होकर गुजरना होगा।
इसके बाद आपको बताते हैं ये मेहमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास। तो हर तरह की रक्षा और पुलिस को लेकर पैरामिलिट्री। और इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम जनमन के तहत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा जोशधरपुर गांव में बोक्सा जनजाति के साथ वीडियो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, कोटद्वार तहसील प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी पीएम जनमन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के द्वारा मंच से कहा गया कि आजादी के बाद से अब तक बोक्सा जनजाति को मुख्य धारा से वंचित रखा गया। तो हमें कोई निराशा नहीं है, लेकिन हमें खुशी की बात है कि हम बोक्सा जनजाति की सर्वे हो रही है, तो अच्छी बात है। तो सर्वे और से समझ लो कि ऊपर तक नाम जाएगा तो मिलेगा भी जो चीज हम लोग तक मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया है। यूपी में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजा गया है। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए 17 जनवरी 2024 तक अवकाश रखने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में 500 सालों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच राम उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में भजन कीर्तन और यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी 21 कुंडीय सहस्त्र चंडी यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। भर नहीं, यहाँ तो आदरणीय शास्त्री जी कर ही रहे हैं कार्यक्रम। पूरे देश में यथा योग्य अपने क्षमता अनुसार सारे लोग सफाई अभियान से लेकर के और यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, रामायण कराना। अभी हमारे झांसी में हमने खुद जो है अखंड अपना रामायण का पाठ कराया था। 11 से बैठाया और 12 तारीख को समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसलिए पूरा देश का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, राममय वातावरण बन जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। मोतिहारी में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने बलुआ चौक के पास में श्रीराम फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि लूट की घटना के बाद भाग रहे अपराधियों को व्यवसायियों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। साथ ही पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अगली खबर संगरूर से है, जहां पुलिस ने बंदूक की दुकान से हुई चोरी के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा है कि हम लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद आज हमारी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां स्वच्छता अभियान 14 से 21 जनवरी तक चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सोमवार को नगर जोन क्षेत्र के थाना विजयनगर परिसर में विधायक अतुल गर्ग, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा स्वच्छता अभियान में भाग लिया गया और श्रमदान कर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां देश भर में अग्रणी आंखों की सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की श्रृंखला में एएसजी का 168वां अस्पताल देहरादून में खुला है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि एएसजी ग्रुप लगातार आंखों में इलाज में विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं लोगों को दे रहा है।
तो देहरादून में एएसजी अस्पताल आधुनिक सुविधाओं के साथ पहुंचा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये अस्पताल उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देने को तैयार है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।